मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम साइटोलॉजी में लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स पर चर्चा करेंगे। लाइसोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड बॉडीज़ होती हैं और जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। एंडोसोम्स एंडोसाइटोसिस से बनने वाली बॉडीज़ हैं जिनमें वो पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्वारा निगल लिए जाते हैं। लाइसोसोम्स में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का या पदार्थों का पाचन करते हैं, जिसमें वो पदार्थ भी होते हैं जो कोशिका के बाहर से कोशिका में प्रवेश करते हैं। वो कोशिका के लिए नुकसानदेह होते हैं और अनावश्यक होते हैं। कई बार कभी कभी लाइसोसोम्स के द्वारा ऐसे पार्ट्स का भी पाचन किया जाता है या डाइजेशन किया जाता है जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डैमेज्ड होते हैं या डेड होते हैं। तो इस तरह कोशिका के बाहर से प्रवेश करने वाले या कोशिका के ही अनावश्यक पदार्थ जो कोशिका के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, उनका डाइजेशन करके साइटोप्लाज्म से उन्हें हटाना और इनके पाचन के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं डाइजेशन के द्वारा, उन्हें कोशिका के लिए अगर वो आवश्यक हैं या काम में लिए जा सकते हैं तो उन्हें रीयूज़ करके कोशिका अंगों का या कोशिका के लिए पदार्थों का निर्माण करने के काम में ले लिया जाता है, या फिर उन्हें कोशिका से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कभी कभी ये कुछ लाइसोसोम्स में ही एकत्रित भी हो जाते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होते, और फिर ये रेजिडुअल बॉडीज़ कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटी झिल्ली युक्त स्फेरिकल बॉडीज़ के रूप में ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं लाइसोसोम्स, जिनमें पाचन में सहायक एंजाइम्स होते हैं। ये लगभग समस्त प्राणी कोशिकाओं तथा कुछ वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लाइसोसोम्स की खोज सर्वप्रथम डी दवे ने की थी एक सेल ऑर्गेनल के रूप में। इन्हें चूहे की लीवर सेल्स में बाइल कैनेलिक्यूली के चारों ओर एकत्रित देखा गया था और इसीलिए प्रारंभ में इन्हें पेरी कैनेलिक्यूलर डेंस बॉडीज़ कहा गया। मेटाइले के अनुसार पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनल्स या सेल कोशिकीय काय होते हैं, जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। गहन के अनुसार पादप कोशिकाओं में उपस्थित झिल्ली युक्त स्टोरेज ग्रैन्यूल्स को लाइसोसोम्स कहा जाता है, जिनमें लाइटिक एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं या पाचक एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं। सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इनका देखें तो लाइसोसोम्स स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं एवं कुछ पादप कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्रावी प्रकृति की कोशिकाओं जैसे कि यकृत, अग्नाशय, श्वेताणु, प्लीहा और वृक्क कोशिकाओं में लाइसोसोम्स गोलाकार आकृति के होते हैं, और पादपों की जो रूट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर ये इरेगुलर शेप के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। सामान्यतः ये आकार में 0.2 से 8 माइक्रोन तक होते हैं, परंतु कुछ कोशिका जैसे कि वृक्क नलिकाओं में ये 5 माइक्रोन तक लंबे होते हैं। WBCs में इनका परिमाण इससे भी बड़ा होता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं इनमें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, जिसमें कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स इसमें होते हैं, और
कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी इसमें पाए जाते हैं। जो रेजिडुअल बॉडीज़ के जो रूपांतरित लाइसोसोम की संरचनाएं हैं उनमें ये संग्रहित भी रहते हैं। तो ये गोलाकार आकृति की संरचनाएं हैं जो लाइपोप्रोटीन की बनी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं। इनका रासायनिक संगठन कोशिका झिल्ली के समान होता है, जिसमें लिपिड बाइलेयर और आउटर और इनर प्रोटीन पाया जाता है। लाइसोसोम्स में डेंस ग्रेन्युलर होमोजीनस वैक्यूलेटेड स्ट्रोमा भरा रहता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में या कहें कि प्रचुर मात्रा में एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम पाया जाता है। यकृत कोशिकाओं के यानी लीवर सेल्स में लाइसोसोम में फेरिटिन ग्रैन्यूल्स भी देखे गए हैं। केमिकल कंपोजिशन, प्रत्येक लयनकाय में या लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिनमें प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोटेज, सल्फोटेज पाए जाते हैं। इन एसिडिक हाइड्रोलाइट्स की क्रियाशीलता के लिए लाइसोसोम्स का पीएच 5 निर्धारित किए रखा जाता है। इन एंजाइमों का अगर जब ये श्रावण इनका या सीक्रीशन कोशिका द्रव्य में होता है जिसका पीएच 7.2 है, तो वहाँ पीएच ज़्यादा होने के कारण ये क्षति पहुँचाते हैं। इसी कारण से हमेशा जो लाइसोसोम्स हैं उनका अंदर का पीएच 5 बनाए रखा जाता है। लयनकारों की लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो पाचन के फलस्वरूप बने अंतिम उत्पादों को कोशिका द्रव्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, और वहाँ इनका या तो कोशिका द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है या पुनः प्रयोग में ले लिया जाता है। लाइसोसोम्स के मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन पंप भी होता है, जो लाइसोसोम की अवकाशिका या उसका जो इनर पार्ट है, इनर होमोजीनस स्ट्रोमा जो उसमें भरा रहता है, उसकी पीएच को 5 बनाए रखता है, लगातार उसके रेगुलेशन का कार्य करता है। इनमें से अधिकांश लयनकाय कलीय प्रोटीन यानी लाइसोसोम्स के जो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं वो हाईली ग्लाइकोसाइज्ड होते हैं, जो लाइटिक प्रोटीएज से लाइसोसोम के लयन को बचाते हैं या उसके टूटने को बचाते हैं। हम इसे यहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, और यहाँ एसिड हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं जो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, लाइपेजेस, फॉस्फेटेजेस, सल्फोटेजेस और फॉस्फोलाइपेजेस। इसका जो अंदर का स्ट्रोमा का पीएच है वो 5 होता है, और उसको रेगुलेट किया जाता है हाइड्रोजन पंप के द्वारा, जिसमें एटीपी एनर्जी खर्च होती है। एटीपी से एडीपी में ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है, और इस तरह से उन एनर्जी रिलीज होती है जो यहाँ काम में ली जाती है इस हाइड्रोजन पंप के द्वारा इसकी पीएच को रेगुलेट करने के लिए। लाइसोसोम से बाहर जो साइटोसोल है वहाँ कोशिका द्रव्य का पीएच 7.2 होता है। ये टेबल है जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और सब्सटेंस हैं जिनके ऊपर ये क्रिया करते हैं और उनके द्वारा एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं।
न्यूक्लियेजेस हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर एक्टिव होते हैं या क्रिया करते हैं, और स्वाभाविक रूप से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे टूटने के बाद में हमें मिलते हैं नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर। उसी प्रकार से ये जो न्यूक्लियेजेस हैं, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक राइबोन्यूक्लियस और दूसरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, तो आरएनए से जब ब्रेक होगा तो नाइट्रोजनस बेस पेयर दूसरे तरह के होते हैं, फिर फॉस्फेट और राइबोज शुगर यहाँ हमें मिलेगा। उसी तरह डीएनए को अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें यहाँ मिलेगा। फिर फॉस्फेटेजेस होते हैं जो फॉस्फेट एस्टर्स के ऊपर क्रिया करते हैं और हमें उनसे मोनोफॉस्फेट्स मिलते हैं। ये जो फॉस्फेटेजेस हैं ये फिर यहाँ पर हमें देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक एसिड फॉस्फेटेज और दूसरे फॉस्फोडाइएस्टर्स। जो एसिड फॉस्फेटेज हैं वो फॉस्फो मोनोएस्टर्स पर ज़्यादातर क्रिया करते हैं और मोनोफॉस्फेट्स हमें मिलते हैं। जो फॉस्फोडाइएस्टर्स हैं ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोडाइएस्टर्स पर क्रिया करते हैं और उनसे भी हमें फिर, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट हमें डाइजेशन के बाद मिलती है, तो वो हमें फिर मोनोफॉस्फेट्स मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं लाइपेजेस जो लिपिड्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमें लिपिड्स के फ्रैगमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। इसमें जो लाइपेजेस हैं इसमें हमें मिलेंगे एस्ट्रेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस। तो जो एस्ट्रेजेस हैं वो फैटी एसिड एस्टर्स के ऊपर क्रिया करेंगे और फॉस्फोलाइपेजेस फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर क्रिया करेंगे, और ऑब्वियसली लिपिड्स के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे। उसमें होते हैं वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल्स। प्रोटीएजेस जो प्रोटीन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये हम देख रहे हैं नंबर 4 पर, और ये प्रोटीन के ऊपर क्रिया करते हैं और प्रोटीन के जो सबसे छोटे यूनिट्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं, तो ये अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं और अमीनो एसिड्स हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। इसी प्रकार जो प्रोटीएजेज हैं उन्हीं में कैथेप्सिन, कोलेजिनेजेस और पेप्टिडेज। तो जो कैथेप्सिन्स हैं, क्योंकि ये सभी प्रोटीन्स हैं, ये कोलेजन्स पर क्रिया करेगा, पेप्टिडेज पेप्टाइड्स पर क्रिया करता है और कैथेप्सिन प्रोटीन्स पर क्रिया करता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो है वो हमें सभी के अमीनो एसिड्स मिलेंगे क्योंकि ये सभी प्रोटीन्स हैं। फिर हम देखते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस जो शर्कराओं के ऊपर क्रिया करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ हमें उनके एंड प्रोडक्ट मोनोसैकोराइड्स मिलेंगे जो डाइजेशन के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसका होता है। ग्लाइकोसाइडेजेस में हमें मिलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकोरोनिडेज, अल्फा मैनोसाइडेज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। और ये पॉलीसैकोराइड्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं और हमें मोनोसैकोराइड्स प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट जो पदार्थ इनके द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं उसमें है सल्फेट एस्टर्स, जिनमें एंजाइम जो लाइसोसोम्स के एंजाइम हैं वो हैं सल्फेटेजेस, और ये जब सल्फेट एस्टर्स के ऊपर क्रिया करते हैं तो हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद में लाइसोजाइम्स जो म्यूकोपॉलीसैकोराइड्स और बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर क्रिया करते हैं, वहाँ पर हमें इनके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो जो स्फिंगोमाइलिनेज हैं वो स्फिंगोमाइलिन के ऊपर क्रिया करते हैं और हमें इसके फ्रैगमेंट यहाँ पर
प्राप्त होते हैं। उपरोक्त सभी एंजाइम एक लाइपोप्रोटीन झिल्ली द्वारा संरक्षित रहते हैं। यह झिल्ली कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एंडोटॉक्सिन्स, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन ए, विटामिन ई और बाइल साल्ट्स इत्यादि से आसानी से विघटित हो जाती है। परंतु लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं और लाइसोसोम्स को कोलेस्ट्रॉल पदार्थ स्थायित्व प्रदान करने में मदद करते हैं और ये लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है उसको स्थिर बनाए रखते हैं। तो हम यहाँ जैसा देख रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, एंडोटॉक्सिन्स हैं, टेस्टोस्टेरॉन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, बाइल डक्ट्स है। ये जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वो जो लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है वो क्षतिग्रस्त होता है और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो उसको स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। काइंड्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स हैं और इनकी विभिन्न अवस्थाएं कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में तथा एक ही प्रकार की कोशिकाओं में विभिन्न समय पर निम्न प्रकार के लाइसोसोम्स पाए जा सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेजिडुअल बॉडीज। प्राइमरी लाइसोसोम्स ये नवनिर्मित लाइसोसोम्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ये छोटी संरचनाएं होती हैं जिनमें एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम्स द्वारा होता है और जो ट्रांस गोल्जी जो क्षेत्र हैं वहाँ से साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं बडिंग के प्रोसेस द्वारा। जब हमने गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था जो गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्नी होते हैं वहाँ से बडिंग के प्रोसेस से ऐसे वेसाइकल्स जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको हम जो फॉर्मेशन उनका होता है उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। तो प्राथमिक लाइसोसोम में एक ही प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम प्राथमिक लाइसोसोम्स में जब तक उसके अंदर हैं वो स्थिर रहते हैं और हाइड्रोलाइटिक क्रियाएं वो उनको नहीं करते हैं जब तक वो प्राइमरी लाइसोसोम है। सेकेंडरी लाइसोसोम्स ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम्स में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं उनके साथ एंडोसाइटोसिस के द्वारा या फिर कोशिका के अंदर ही जो अनावश्यक और डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एनगल्फ कर लिया जाता है, वो उसके साथ मिल जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स के द्वारा। इस प्रकार फैगोसोम्स और पिनोसोम्स के प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होने के बाद जो संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ये रचनाएं कोशिका झिल्ली द्वारा बाहरी पदार्थों के अंतःग्रहण से बनते हैं। ये पदार्थ फैगोसाइटोसिस अथवा पिनोसाइटोसिस की विधि द्वारा अंदर ग्रहण किए जाते हैं। जो इंजेस्टेड ग्रैन्यूल्स हैं वो वेसाइकल्स का निर्माण करते हैं। जब झिल्लियाँ उनको कोशिका की झिल्लियाँ जब घेर लेती हैं तो वो वेसाइकल्स का निर्माण करते हैं और ये जो वेसाइकल्स फॉर्म होती हैं इन्हें हम फैगोसोम्स या पिनोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है और ये एंडोसाइटोसिस से बनने वाले जो फैगोसोम्स और पिनोसोम्स हैं इनके साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं वो संयुक्त हो जाते हैं या कहें कि संलग्न हो जाते हैं और संयुक्त रूप से जो ये संरचना बनती है इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स में
इन पदार्थों का धीरे धीरे पाचन किया जाता है और पाचन के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। रेजिडुअल बॉडीज, जो सेकेंडरी लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, जो पचा हुआ भाग है, वो तो डिफ्यूज़न के द्वारा साइटोप्लाज्म में चला जाता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो इन लाइसोसोम्स में इकट्ठा रह जाता है और इस प्रकार की जो संरचनाएं बनती हैं जिनमें अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, ऐसे लाइसोसोम्स जो रह जाते हैं उनको हम रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। इन कायों में, या जिनको कहें कि रेजिडुअल बॉडीज में, अपचित पदार्थ भरा रहता है और ये पदार्थ अवशिष्ट काय से या रेजिडुअल बॉडीज से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इस क्रिया को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। कभी कभी लाइसोसोमल एंजाइम्स के अभाव में कोशिका में इस प्रकार के जो रेजिडुअल बॉडीज हैं, जो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा साइटोप्लाज्म से बाहर नहीं निकाले जाए जाते हैं, या वो रह जाते हैं जब साइटोप्लाज्म में उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकना संभव नहीं होता, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और ये फिर अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स या स्वभक्षी रसधानियाँ, ये एक विशेष प्रकार के लाइसोसोम होते हैं। इनमें उन्हीं कोशिकाओं के अवयव जिसमें वो हैं लाइसोसोम, जिस कोशिका के अंदर रहते हैं उसी कोशिका के पार्ट वो पचाए जाते हैं और इन्हें हम इसलिए ऑटोफैगी या ऑटोफैगी वैक्यूल्स कहते हैं, स्वभक्षी धानियाँ कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और अंत्यप्रदर्वी जालिका ऐसे पार्ट जिनका अर्धकाल कम होता है या कुछ समय पश्चात जब ये यूज़ नहीं किए जा सकते, या हम कह सकते हैं कि ये कोशिका के लिए अनावश्यक अंग होते हैं, उनका पाचन लाइसोसोम्स के द्वारा जो उसी कोशिका में उपस्थित हैं किया जाता है और इस प्रकार से जो संरचनाएं बनती हैं उन्हें हम ऑटोफैगिक वैक्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार के लाइसोसोम्स प्राय विशेष शरीर क्रियात्मक अवस्थाओं या रोगजनक अवस्था में ही बनते हैं। अनशन काल में भोजन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में लीवर सेल्स में अनेक ऑटोफैगिक वैक्यूल्स बन जाते हैं और ये जो ऑटोफैगिक वैक्यूल्स अनशन की स्थिति में बनते हैं ये उन्हीं कोशिकाओं का पाचन प्रारंभ कर देते हैं जिन कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में कोशिकांगों का प्रतिस्थापन स्वतः भोजिता की क्रिया द्वारा शीघ्रता से होता है। ऐसे पार्ट जो अनयूज्ड हैं किसी भी परिस्थिति के कारण कोशिका में, उसके लिए आवश्यक नहीं है, उनको कोशिका से हटाना ये भी ऑटोफैगिक वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अर्धकाल 5 से 6 दिन होता है और पैरोक्सिसोम्स का 1 से 2 दिन, राइबोसोम्स का लगभग 5 दिन होता है। और जब ये सभी अंग कोशिका के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं या कहें कि इनका प्रतिस्थापन किया जाता है, तो जो पूर्व में उपस्थित अंग हैं जो अब अनयूज्ड हैं उनको डाइजेस्ट करके उनसे जो पदार्थ हमें मिलते हैं, सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, उनको यूज़ कर लिया जाता है दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स नए बनने वाले हैं उनके निर्माण में। यहाँ हम लाइसोसोम्स की प्रकृति के बारे में देखते हैं।
जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं और ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। गोल्जी बॉडीज़ से ये बडिंग के प्रोसेस के द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है और ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा एक फैगोसोम फॉर्म हो रहा है और यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों कंबाइंड होते हैं और ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद जो पदार्थ पचा लिया जाता है उसका डिफ्यूज़न हो जाता है साइटोप्लाज्म में और जो भी एक्सक्रीटा है, इससे जो भी वेस्ट होता है वो एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा या कहें कि डिफेकेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और जो पदार्थ बाहर नहीं निकाले जाते कोशिका से, ऐसे अनावश्यक पदार्थों से जो सराउंडेड बॉडीज़ बनते हैं उनको हम रेजिडुअल बॉडीज़ कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में बचे रह जाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल होता है लाइसोसोम का। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के उद्भव के बारे में निश्चितता से कोई ज्ञान नहीं है, परंतु इस बारे में अनेक मत प्रस्तुत किए गए। इस अंग के उद्भव की निम्नलिखित संभावनाएं होती हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिनेट हो सकते हैं, इनका ओरिजिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हो सकता है, इनका ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी माना जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन के बारे में जो इसका मत है उसके अनुसार लाइसोसोम्स पिनोसाइटोसिस से प्राप्त रसधानियाँ होती हैं और इस प्रकार प्राप्त पिनोसाइटिक रसधानी कोशिका द्रवी कण में परिवर्तित हो जाती हैं तथा इनमें एंजाइम क्रियाएं विकसित हो जाती हैं। ऐसा व्यू है एक्स्ट्रा सेलुलर ओरिजिन जब इनका माना जाता है, पर हम इसे ज़्यादा सही नहीं मानते। ओरिजिन फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि गोल्जी सोम का उद्भव गोल्जी काय से होता है, जैसा हमने देखा था बाई बडिंग प्रोसेस, तथा ये जाइमोजन कणिकाओं को निरूपित करता है। गोल्जी काय एवं इन रचनाओं का समान कार्य भी इस मत को दृढ़ता देता है। वहाँ हम क्योंकि देख रहे हैं कि गोल्जी बॉडीज सिक्रीशन का काम करते हैं और वहाँ से जो वेसाइकल्स इसके मैच्योरिंग फेज से रिलीज होते हैं, ऐसी संरचनाओं में क्योंकि अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के दूसरे पदार्थ होते हैं जो कोशिका के काम में लिए जाते हैं, तो वहीं से जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स युक्त वेसाइकल्स फॉर्म होते हैं तो हम उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। और ऐसा क्योंकि देखा जाता है तो इस मत के बारे में हमारे पास ज़्यादा प्रमाण है। अन्य अध्ययनों के अनुसार गोल्जी रसधानियों में श्रावी पदार्थों का एकत्रित होकर लाइसोसोम का निर्माण करना भी स्पष्ट है। ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। नोविकोव के अनुसार लाइसोसोम का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से कणिका में अंतःप्रदर्वी जालिका से होता है। प्रचलित संकल्पनाओं के अनुसार प्राथमिक लाइसोसोम को कोशिका का श्रावी उत्पाद माना जाता है और कोशिका के अन्य श्रावों की तरह यह श्राव भी राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा ही सिंथेसिस किए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर, जहाँ से ये अंतःप्रदर्वी जालिका से पैकिंग के लिए गोल्जी रीजन्स में आ जाते हैं या गोल्जी के सिस्टर्नीज में आ जाते हैं। और गोल्जी क्षेत्र में ये जो पदार्थ सिस्टर्नी के बडिंग के प्रोसेस के द्वारा वेसाइकल्स के फॉर्म में जब साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, तो इस स्थिति में फिर हम ये मानते हैं कि ये पदार्थ जो लाइसोसोम्स में है, जो एंजाइम लाइसोसोम्स में है, इनका संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में होता है। राइबोसोम्स के द्वारा ये प्रोटीन निर्मित किए जाते हैं और फिर ये गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्नी के सिरों से साइटोप्लाज्म में
रिलीज कर दिए जाते हैं। एंटीजेनिक प्रोटीन तथा ग्लाइकोप्रोटीन, कई प्रकार के प्रोटीन जो गोल्जी बॉडीज़ के सिस्टर्नीज से रिलीज किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन हैं ये भी रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम पदार्थों के एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन के अन्य रूप को भी प्रदर्शित करते हैं। लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम के निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण होते हैं और इसके सभी जो कार्य हैं वो पाचन से संबंधित हैं। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स, बाहरी कणों का पाचन। कोशिका द्वारा अंतःग्रहण किए भोजन के बड़े कणों का पाचन लाइसोसोम के द्वारा होता है। कोशिका इन कणों का परिग्रहण करके एक इनर फोल्डिंग्स बनाती है जो कोशिका कला से पृथक होकर, यानी मेम्ब्रेन से पृथक होकर एक आंतरिक कोश का निर्माण करते हैं, जिनको हम फैगोसोम्स और पिनोसोम्स कहते हैं। ये जो फैगोसोम्स और पिनोसोम्स की संरचनाएं बनती हैं, इनका लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम द्वारा पाचन कर लिया जाता है, जो पदार्थ इनमें होता है। और पाचन क्रिया के पश्चात पाचन क्रिया के अवशिष्ट पदार्थ इन पाचक रसधानियों में रह जाते हैं और ये रसधानियाँ या वैक्यूल्स कोशिका कला की ओर बढ़ना आरंभ करती हैं और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन या स्वतः भक्षण या ऑटोफैगी जिसको कहा जाता है, कभी कभी स्वयं कोशिका के अंश अपने ही लाइसोसोम में प्रवेश कर जाते हैं और पचा लिए जाते हैं। इस क्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। कोशिका में संश्लेषण के पश्चात प्रोटीन्स, वसाएं तथा पॉलीसैकेराइड्स विभिन्न रूपों में संचरित रहते हैं। स्टारवेशन या भूखमरी की स्थिति में शारीरिक क्रियाओं को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसी कोशिका के लाइसोसोम इन्हीं पदार्थों का पाचन करने लगते हैं और इस प्रकार स्वतः भक्षण में भी अंतःकोशिकीय पाचन क्रिया संपन्न होती है। अतः लाइसोसोम संचित भोजन का अंतराकोशिकीय या इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं तथा आपात स्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, ये एंजाइम बाउंड इंटैक्ट लाइसोसोम है जो नॉन परमिएबल इनएक्टिव साइट्स है। जब इसके ऊपर डिसरप्टिव एजेंट्स एक्शन करते हैं या क्रिया करते हैं तो इनकी जो साइट है वो रप्चर हो जाती है, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। और ये रप्चर साइट्स है और ये इंजर्ड लाइसोसोम्स हैं जो परमिएबल हैं और ये डैमेज्ड हैं और यही साइटोप्लाज्म में जब फैलते हैं तो कोशिका को क्षति पहुंचाते हैं। कोशिकीय पाचन या सेलुलर डाइजेशन। जब किसी कोशिका की मृत्यु होती है तो लाइसोसोम की झिल्ली फटने से एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, जैसा अभी हमने देखा पूर्व में कि जो ये डिसरप्टिव एजेंट्स जब इन लाइसोसोम्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, तो जो झिल्ली है वो डैमेज हो जाती है लाइसोसोम की और एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो जब लाइसोसोम की झिल्ली फटने से एंजाइम्स बाहर निकल जाते हैं तो डेड सेल का पाचन कर देते हैं। किसी कोशिका में ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होने पर या विषाक्त होने पर अथवा बाह्य पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होने पर इसके लाइसोसोम्स फटते हैं, क्योंकि वहाँ पर एंडोटॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं।
इसकी समस्त अंतर वस्तुओं का वो डाइजेशन कर लेते हैं। पूरे जो सेल है उसके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सब डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। और इस क्रिया को ऑटोलाइसिस या ऑटो डिसोल्यूशन कहते हैं, या हम उसको कहेंगे स्वलयन या स्व विघटन। मेंढक के टैडपोल लार्वा की पूंछ का स्व विघटन या ऑटो डिसोल्यूशन कोशिका की स्वलयनी यानी ऑटोलाइटिक क्रिया का एक उदाहरण है। मृत कोशिका भी इसी विधि द्वारा हटाई जाती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसोसोम की झिल्ली के घुल जाने से कोशिका के कोशिका द्रव्य में एंजाइम फ्री हो जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सारे लाइसोसोम्स के वो साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्रोमोसोमल ब्रेक्स, लाइसोसोम में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम गुणसूत्र को तोड़कर उन्हें रीऑर्गेनाइज अर्थात पुनर्विन्यासित करते हैं। इस एंजाइम में 2 सक्रिय स्थान यानी एक्टिव साइट्स होते हैं जो डीएनए के दोनों वलयों को विच्छेदित कर देते हैं यानी ब्रेक करते हैं। इसी प्रकार लाइसोसोम्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, वहाँ भी इनकी भूमिका होती है। निषेचन में भी, निषेचन के समय शुक्राणु अपने शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा एक लाइसोसोमी एंजाइम स्रावित करता है। इसे हाइलुरोनिडेज कहा जाता है, जो अंडाणु के चारों ओर के ऊतक को घोलकर शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। ऑस्टियोजेनेसिस यानी अस्थि जनन में कार्टिलेज के बोन में कन्वर्जन के समय विशेष प्रकार की ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एक पदार्थ स्रावित करती हैं। यह पदार्थ कार्टिलेज के मैट्रिक्स का इरोजन करके उसका बोन के निर्माण में सहायक होता है। 7, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प। नोविकोव एवं एस्नर ने लाइसोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में संभावित योगदान का पता लगाया। सिंह ने भी प्रोटीन संश्लेषण एवं लाइसोसोमी क्रियाशीलता को परस्पर निरूपित किया है। बर्ड्स के लीवर और पैनक्रियाज के सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण एवं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के समय लाइसोसोम्स को ज़्यादा सक्रिय देखा गया है। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, हिर्श एवं कोन के अनुसार ऊतकों में से मृत कोशिकाओं को विस्थापित करने का कार्य लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इन कोशिकाओं में लाइसोसोम्स झिल्लियाँ फट जाती हैं और इसके पश्चात लाइसोसोम्स से एंजाइम बाहर निकलते हैं और संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लिया जाता है। क्राइनोफैगी, कोशिकाओं में अपशिष्ट या अपचित पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें क्राइनोफिलिक ग्रैन्यूल्स कहा जाता है। इन कणिकाओं के साथ लाइसोसोम्स मिलकर क्राइनोलाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं और ये जो क्राइनोलाइसोसोम्स हैं इनमें उपस्थित एंजाइम्स इन पदार्थों का पाचन करते हैं और अंत में बची हुई रेजिडुअल बॉडीज को कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। लाइसोसोम्स के अनकंट्रोल्ड ब्रेक होने के कारण, या कहें कि आवश्यकता से अधिक अगर इनकी झिल्लियाँ फटने लगें साइटोप्लाज्म में, तो कई प्रकार के रोगों का ये कारण बनते हैं, जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, गाउट, ऑर्थराइटिस। एंड फर्स्ट, सिलिकोसिस। ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा सिलिका को ग्रहण किया जाता है और इस कण के ऊपर सिलिसिक अम्ल का निर्माण होता है। इस अम्ल के OH समूह
लाइसोसोम झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और इस कारण से लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका में मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे ये उन कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये सिलिका के कण लंग्स में या कहें कि फेफड़ों की कोशिकाओं में सांस के द्वारा जब इनहेल किए जाते हैं तब ये पहुंचते हैं वहाँ पर, और जो कोशिकाएं फेफड़ों में हैं उन कोशिकाओं के द्वारा इनको एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर ले लिया जाता है और धीरे धीरे वहाँ जो लाइसोसोम्स हैं वो लाइसोसोम इस क्रिया के द्वारा फटना शुरू हो जाते हैं। इससे वहाँ फेफड़ों में उपस्थित कोशिकाएं काफ़ी बड़ी तादाद में नष्ट होती हैं और इसके कारण इन्फ्लामेशन होता है या वहाँ जलन होने लग जाती है। इस क्रिया के कारण संयोजी ऊतक का संश्लेषण प्रेरित होता है और इसके कारण वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन सिलिकोसिस के कारण होता है अंततः वो फाइब्रोसिस का रीज़न बन जाता है। इस प्रकार सिलिकोसिस लाइसोसोम की क्रिया के कारण होने वाला रोग है जिससे फेफड़ों में शोथ तथा फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस उसके कारण हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलिका ग्रैन्यूल्स हैं, ये कोशिका के द्वारा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा अंदर लिए जा रहे हैं और ये यहाँ पर गोल्जी बॉडीज़ हैं जहाँ से लाइसोसोम जो हम देख रहे हैं ये वेसाइकल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जो एंजाइम्स हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये गोल्जी बॉडीज़ में जाते हैं और गोल्जी बॉडीज़ से ये वेसाइकल के फॉर्म में रिलीज होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स बन जाते हैं। और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज़ से रिलीज होते हैं ये इन जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा बनने वाले वैक्यूल्स हैं उनके साथ कंबाइंड होते हैं और इस तरह से ये जो संरचनाएं बनती हैं क्योंकि अनडाइजेस्टेड हैं सिलिका पार्टिकल्स और ये डैमेज्ड कर देते हैं यहाँ जो लाइसोसोम्स हैं उनको, और धीरे धीरे ये लाइसोसोम्स हैं ये इनकी झिल्लियाँ फट जाती हैं और इनका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या लाइटिक एंजाइम्स हैं वो फ्री हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और धीरे धीरे इस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। और टिश्यू के बीच में इस प्रकार की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं इनकी धीरे धीरे नंबर बढ़ने लग जाता है क्योंकि एक कोशिका क्षतिग्रस्त होती है उससे सिलिका पार्टिकल्स जो दूसरे सेल्स आसपास हैं टिश्यू में वहाँ टिश्यू के बीच में ये फ्री होते हैं, फिर दूसरी कोशिकाओं के द्वारा ले लिए जाते हैं, फिर वो कोशिकाएं डैमेज्ड होती हैं, फिर वो उन कोशिकाओं से फ्री हो जाते हैं टिश्यू के अंदर और इस तरह से धीरे धीरे काफ़ी तादाद में कोशिकाएं वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और जो लंग्स का एक बहुत बड़ा पार्ट धीरे धीरे इस तरह क्षतिग्रस्त होता है और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। और इस इन्फ्लेमेशन के कारण और इस जो ये प्रक्रिया है इसके कारण वहाँ पर फाइब्रोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है लंग्स में। तो अभी हमने सिलिकोसिस देखा। एस्बेस्टोसिस, श्वसन क्रिया द्वारा एस्बेस्टस के कणों के प्रवेश करने पर लाइसोसोम्स की झिल्ली फट जाती है। एस्बेस्टस की खानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की मेसोथेलियल कोशिकाओं में ट्यूमर हो जाते हैं। आर्थराइटिस, लाइसोसोम के एंजाइम संधियों में उपस्थित कार्टिलेज को विघटित कर देते हैं और इस विघटन में कैथेप्सिन डी एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्टिलेज के विघटन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग हो जाता है और ये जो हड्डियों के जोड़ों में फ्रिक्शन के कारण उठने बैठने में बहुत दर्द की अनुभूति होती है और यहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है
और ये काफ़ी पेनफुल डिजीज़ होती है। गाउट, सोडियम यूरेट के छोटे क्रिस्टल्स कोशिकाओं में फैगोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिलिका और एस्बेस्टस के पार्टिकल्स एंटर करते हैं। इन क्रिस्टल्स के कारण लाइसोसोम की झिल्लियाँ फट जाती हैं तथा एंजाइम सेल्स में या कोशिकाओं में निर्मुक्त हो जाते हैं, और इन एंजाइमों के कारण जो हड्डियों के जोड़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। संधियों पर सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स एकत्रित हो जाते हैं और ऐसी असामान्य अवस्था को गाउट कहते हैं। एनोक्सिया व एसिडोसिस, एनोक्सिया तथा एसिडोसिस को रक्त में लाइसोसोम की एंजाइम की सांद्रता बढ़ जाने की स्थिति कहते हैं। अर्थात जब लाइसोसोम्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी सेल में और उसमें उपस्थित जो एंजाइम्स हैं स्वाभाविक रूप से उनकी कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा हो जाती है, तो इस प्रकार की डिजीज़ को हम एनोक्सिया या एसिडोसिस कहते हैं। बिल्कुल इसके विपरीत स्टोरेज डिजीज होती है, जब कई बार उत्परिवर्तन के कारण लाइसोसोम के एंजाइम निर्मित नहीं हो पाते और इन एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट और वसा का आवश्यकता से अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है, तब हम इसे स्टोरेज डिजीज कहते हैं। लाइसोसोम तथा कैंसर, ऐसा माना जाता है कि गुणसूत्रों में एबनॉर्मलिटी उनके ब्रेकेज के कारण होती है और ये ब्रेकेज या विखंडन लाइसोसोम की अत्यधिक सक्रियता के कारण भी होते हैं। मैलिग्नेंट सेल्स में एबनॉर्मल गुणसूत्र जब 21 नंबर का क्रोमोसोम में अगर डिलीशन होता है, ये एबनॉर्मलिटी अगर उसमें होती है, तो ये माइलॉइड ल्यूकेमिया का कारण बनती है। लाइसोसोम्स का भूमिका, रोल इन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। मेंढक में टेडपोल से वयस्क में रूपांतरण में लाइसोसोम की भूमिका होती है। कीटों में मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण में इनकी भूमिका होती है। प्रसव क्रिया के पश्चात गर्भाशय में शेष रहे ऊतकों को लाइसोसोम द्वारा नष्ट किया जाता है और स्तनधारियों में फैलोपियन नलिका में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता तो यह लाइसोसोम द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एंडोसोम्स, अंतःकाय मेम्ब्रेन से घिरी नलिकाओं तथा पुटिकाओं से बनी विषमांग संरचनाएं होती हैं जो एंडोसाइटोसिस के परिणाम स्वरूप बनती हैं। टाइप ऑफ एंडोसोम्स, प्राय 2 प्रकार के अंतःकाय पाए जाते हैं, अर्ली एंडोसोम्स एंड लेट एंडोसोम्स। ऐसा माना जाता है कि अर्ली एंडोसोम्स प्लेज्मा कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं तथा लेट एंडोसोम्स जो अर्ली एंडोसोम्स से बनते हैं वो केंद्रक के समीप पाए जाते हैं तथा लयनकाय के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि लाइसोसोम्स की संरचना, उसके कार्य, उसका ओरिजिन क्या है और लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स में क्या मूलभूत अंतर होता है। धन्यवाद।